स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार फिर से दी कॉमर्स मेंटर देसर के इस धमाकेदार यूट्यूब चैनल और कॉमर्स के इस दुनिया में। तो बच्चों आइए दुनिया के इस सबसे बड़े बिजनेस टाइकून की कतार में खड़े होने के लिए हम लोग फिर से आज एक कदम और बढ़ाएंगे। तो बच्चों जैसा कि हम लोगों ने पिछले सेशन के माध्यम से क्लास 11 में अकाउंटेंसी की हमारी इस जर्नी की करी थी शुरुआत, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आखिर लेखांकन क्या है। साथ ही साथ हम लोगों ने अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के थ्रू अकाउंटेंसी की परिभाषा हम लोगों ने देखी थी और जाना था बच्चों की लेखांकन की आवश्यकता हम मनुष्यों को क्यों पड़ी। और हमने आप लोगों को बता दिया था कि भैया कि लेखांकन का जो इतिहास है वो भारत में कब से प्रचलित है, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बता दिया था बच्चों कि लेखांकन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए लेखांकन के परिचय के इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और आज के इस रोमांचक सफर के माध्यम से फिर से हम लोग लेखांकन के परिचय से कुछ और वाकिफ होते हैं बच्चों। तो आइए चलते हैं और आज के इस रोमांचक सफर की करते हैं शुरुआत। लेट्स बिगिन। तो बच्चों आइए आज के इस रोमांचक सफर के माध्यम से मैं आप लोगों को फिर से लेकर के चलता हूं और दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून की कतार में खड़े होने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर होने के लिए लेकर के चलूंगा। और अकाउंटेंसी की हमारी इस जर्नी के माध्यम से आज के इस रोमांचक सफर के माध्यम से आप लोगों को फिर से अकाउंटेंसी की कुछ टॉपिकों के माध्यम से बच्चों अकाउंटेंसी से परिचित करवाने वाला हूं। बच्चों आज के हमारे इस रोमांचक सफर के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि लेखांकन के कौन कौन से उद्देश्य हैं, और साथ ही साथ मैं बच्चों आप लोगों को बताने वाला हूं कि लेखांकन के परिभाषाओं और अवलोकनों के आधार पर लेखांकन की कौन कौन सी वो विशेषताएं होती हैं जिनको हम लोगों को बताई जाती हैं। और अंतिम कड़ी में बच्चों आज के इस रोमांचक सफर के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि लेखांकन को कला क्यों कहा जाता है, या फिर लेखांकन को विज्ञान क्यों कहा जाता है, या कहूं बच्चों लेखांकन को कला अथवा विज्ञान क्यों कहा जाता है। इसके पीछे का रीजन हम लोग जानने वाले हैं। तो बच्चों आज के हमारे सर्वप्रथम टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे ग्रीन बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, हेडिंग लगा हुआ है लेखांकन के उद्देश्य। आप लोग भी फटाफट के अंदाज में निकालिए नोटबुक और पेन और लिखिए हेडिंग के रूप में लेखांकन के उद्देश्य बच्चों। तो आइए मैं बताता हूं आप लोगों को कि लेखांकन के उद्देश्य में कौन कौन से पॉइंट्स को शामिल किए जाते हैं। बच्चों सर्वप्रथम जो पॉइंट है वो कहता है कि व्यवहारों का स्थायी रूप से लेखा रखना। किसका लेखा रखना? व्यवहारों का। अर्थ यही है बच्चों कि आपके व्यवसाय में जितने भी व्यापारिक लेन देन आप अपने व्यवसाय में करने वाले हो प्रतिदिन, उन्हीं व्यवहारों का क्या करने हैं, आपको स्थायी रूप से लेखा रखने हैं। उसी की बात यहां पास कही गई है। सपोज कीजिए बच्चों आप लोग क्या हो, एक व्यवसायी हो, और व्यवसायी जो होता है बच्चों प्रतिदिन सैकड़ों व्यवसायिक लेन देनों को संपन्न करने का कार्य करता है। तो उन लेन देनों को कहां लिखा जाता है? एक बही खाते में लिखा जाता है, एक रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया जाता है, जिसी में हम लोग क्या करते हैं, अपने व्यवसाय में होने वाली प्रत्येक दिन की लेन देनों को दर्ज करने का कार्य करते हैं। जैसे ही आप क्या करते हो, अपने व्यवसाय में हुई लेन देनों के बारे में उस रिकॉर्ड बुक में दर्ज करते हो, एंट्री करते हो, या फिर कहें लिखते हो, तो वो एक प्रकार से स्थायी रूप से ही लिखा जाता है बच्चों, है ना। स्थायी रूप से ही उस लेन देन का क्या हो जाता है? लेखा हो जाता है। उसी को कहा गया है यहां पास कि व्यवहारों का स्थायी रूप से लेखा करना। यहां पास बताया गया बच्चों कि लेखांकन का जो प्रथम उद्देश्य है सभी व्यवसायिक लेन देनों का पूर्ण व्यवस्थित रूप से लेखा करना है। किसका लेखा करना है? आपके व्यवसाय में जितने भी व्यवसायिक लेन देने आप करते हो, व्यवहार आप करते हो, घटनाएं आप करते हो, उन सभी लेन देनों या कहें घटनाओं या फिर कहें बच्चों लेन देनों को आप लोगों को क्या करने हैं? पूर्ण व व्यवस्थित रूप से लेखा करने हैं। उसी की बात यहां पास कही गई है बच्चों। और बताया गया बच्चों कि भैया सुव्यवस्थित ढंग से लेखा करने से भूल की संभावना नहीं रहती है। किसकी संभावना नहीं रहती है? यदि आप अपने व्यवसाय में बच्चों जितने भी व्यवसायिक लेन देन किए हो उनको सुव्यवस्थित ढंग से लेखा कर लेते हो अपनी रिकॉर्ड बुक में, तो वहां पास भूल की संभावना नहीं रहती है। भूल की संभावना वहीं खत्म हो जाती है, जिससे आप भविष्य में क्या करते हो, अपने व्यवसाय के लिए लाभ हानि खाता बनाते हो, या फिर आय विवरणी बनाते हो, चिट्ठा बनाते हो, या फिर कहूं मैं तुलन पत्र बनाते हो बच्चों, या फिर कहें तलपट बनाते हो। तो आपका जो परिणाम निकल करके आता है वो शुद्ध निकल करके आता है, उसमें गलती की गुंजाइश ही नहीं होती है बच्चों, है ना। और क्या कहा गया सर? तो बच्चों लेखांकन के उद्देश्य में जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो कहता है कि भैया शुद्ध लाभ हानि का निर्धारण करना।
शुद्ध लाभ हानि का निर्धारण करने से क्या तात्पर्य है सर कि बच्चों आप सपोज कीजिए अपने व्यवसाय की शुद्ध लाभ अथवा हानि का क्या करना चाहते हो, जानकारी प्राप्त करना चाहते हो। तो अपने व्यवसाय की शुद्ध लाभ अथवा हानि की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने व्यवसाय में लाभ हानि खाता तैयार करना होगा, या जिसी को हम लोग कहते हैं बच्चों आय विवरणी तैयार करना होगा, है ना। आपको एक निश्चित समय अवधि के लिए अपने व्यवसाय का लाभ हानि खाता तैयार करना होगा, जिससे आप लोगों को आपके व्यवसाय को लाभ हो रही है अथवा हानि हो रही है उसके बारे में जानकारी आप लोगों को प्राप्त होने वाली है ना। जैसे कि सपोज कीजिए हम लोगों को क्या करने हैं भैया, एक वित्तीय वर्ष का क्या करने हैं, लाभ हानि का भैया जानकारी प्राप्त करने हैं। जैसे कि आप लोग मान करके चलिए 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का आप लोगों को क्या करना है, अपने व्यवसाय में होने वाले लाभ अथवा हानियों का जानकारी प्राप्त करने हैं। तो उस लाभ अथवा हानि की राशि की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको अपने व्यवसाय के लिए क्या करना होगा बच्चों, लाभ हानि खाता या फिर मैं कहूं बच्चों आय विवरण तैयार करना होगा। यही बताया गया यहां पास भी कि लेखांकन का जो दूसरा मुख्य उद्देश्य है वो एक निश्चित समय अवधि का लाभ हानि ज्ञात करना होता है। क्या बताया गया है, एक निश्चित समय अवधि का लाभ हानि ज्ञात करना होता है। जैसे कि मैंने आपको एक निश्चित समय अवधि बताई, एक वित्तीय वर्ष का आप लोगों को एग्जांपल दिया कि भैया आप 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक के आप वित्तीय वर्ष में क्या करना चाहते हो, अपने व्यवसाय का लाभ अथवा हानि की जानकारी प्राप्त करना चाहते हो। तो आप उसके लिए क्या तैयार करते हो, लाभ हानि खाता तैयार करते हो, या जिसी को हम लोग कहते हैं आय विवरण तैयार करते हो बच्चों। यहां पास भी बताया गया कि लाभ हानि ज्ञात करने के लिए व्यापारियों के द्वारा क्या किया जाता है, अपने व्यवसाय के लिए लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है या फिर किया जाता है आय विवरणी तैयार बच्चों, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को कि शुद्ध लाभ हानि का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है बहुत ही सरल शब्दों में समझ में आई होंगी बच्चों, है ना। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि लेखांकन के उद्देश्य में और कौन कौन से टॉपिक को या और कौन कौन से पॉइंट्स को शामिल किए जाते हैं बच्चों। तो यहां पास और बताई गई है बच्चों कि व्यापार की आर्थिक स्थिति से अवगत कराना लेखांकन का जो और मुख्य उद्देश्य है उनमें शामिल किया जाता है कि आपको आपके व्यवसाय की आर्थिक स्थितियों से अवगत करवाना होता है। किसका उद्देश्य है, ये लेखांकन का ही एक उद्देश्य है बच्चों कि आप व्यवसायियों को आपके व्यापार में होने वाली आर्थिक स्थितियों से अवगत कराने का कार्य या अवगत करवाने का उद्देश्य जो होता है बच्चों वो भी लेखांकन का ही माना जाता है। जैसे कि यहां पास बताया गया कि लेखांकन का उद्देश्य व्यापार की आर्थिक स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त करना भी होता है ना। आप व्यापारी हो, आप व्यापारी को क्या करना होगा, अपने व्यापार से संबंधित या अपने व्यापार के आर्थिक स्थिति से संबंधित जानकारी यदि आपको प्राप्त करनी है तो वो आपको कहां से प्राप्त होगी, लेखांकन की बदौलत ही आपको वो जानकारी प्राप्त होने वाली है बच्चों। और साथ ही साथ हम लोगों को बताया गया बच्चों कि भैया इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थिति विवरण तैयार किया जाता है जिसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक चिट्ठा भी कहते हैं। आप उसके लिए क्या करते हो, अपने व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने व्यापार में आर्थिक स्थिति विवरण तैयार करते हो या फिर बच्चों जिसी को हम लोग कहते हैं चिट्ठा कहते हैं बच्चों। ये जो शब्द हैं आप लोगों को सुनने में तो नए लग रहे होंगे क्योंकि आप नए स्टूडेंट हो कॉमर्स के, है ना, जिसको आप लोगों को समझने में तो थोड़ा सा समय लगेगा ही, लेकिन उम्मीद मैं आप लोगों को यही करता हूं या आप लोगों को दिलासा यही दिलाता हूं, विश्वास यही दिलाता हूं बच्चों कि आप लोगों को धीरे धीरे सभी चीजें समझ में आने लगेंगी, है ना। एकदम से कोई भी चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आने वाली हैं, धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग एकदम से यहाँ पास 50 सीढ़ी हैं तो 50वें नंबर की सीढ़ी पे पहले नंबर की सीढ़ी से सीधा जंप नहीं कर सकते। आप लोगों को सीढ़ी जो है वो एक के बाद दूसरे में चढ़नी होगी, दूसरे के बाद तीसरे में, उसी तरीके से आप लोग धीरे धीरे करके क्या करोगे, 50वें सीढ़ी तक पहुंच पाओगे। तो यहां पास भी वही सिलसिला है कि आप लोगों को जो भी जानकारी यहां पास बताई जा रही है उसके बारे में आप लोगों को थोड़ी थोड़ी ही बताई जा रही है ताकि आप लोग क्या कर सको, उस जानकारी के बारे में अपने माइंड में क्या कर सको, स्टोर कर सको बच्चों,
है ना। तो यहाँ बस धीरे धीरे आप लोग समझते जाइएगा और धीरे धीरे ही आप लोगों को क्या होगा, लेखांकन से आप लोग परिचित होने वाले हो बच्चों। तो आइए मैं बताता हूं आप लोगों को फिर से कि लेखांकन के उद्देश्य में और कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको शामिल किया जाता है बच्चों। और बताया गया बच्चों कि आर्थिक निर्णयों के लिए सूचना प्रदान करना, लेखांकन का एक और उद्देश्य बताया गया कि आर्थिक निर्णयों के लिए भी हम लोगों को लेखांकन जो है बच्चों वो सूचना प्रदान करता है। मतलब आपके व्यापार की आर्थिक निर्णयों के लिए, या कहूं मैं आपके व्यापार में आर्थिक निर्णय लेने के लिए क्या किया जाता है, जो सूचनाएं प्रदान करने का कार्य होता है बच्चों, या जो सूचनाएं प्रदान करने का जो उद्देश्य है बच्चों, वो किसका होता है, आपके लेखांकन का होता है। जैसे कि यहां पास आप लोगों को बताया गया है कि भैया लेखांकन का जो कार्य है वित्तीय प्रकृति वाली सूचनाएं प्रदान करना होता है। किस प्रकृति वाली सूचनाएं प्रदान करने की बात कही गई, वित्तीय प्रकृति वाली सूचनाएं प्रदान करने की बात कही गई बच्चों। वित्तीय प्रकृति का तात्पर्य है बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है, वित्त का तात्पर्य होता है पैसों से, मुद्रा से, है ना। तो आपके लेखांकन का जो मुख्य कार्य है उसमें शामिल किया गया है भैया कि लेखांकन का कार्य वित्तीय प्रकृति वाली सूचनाएं हम लोगों को प्रदान करना होता है। और साथ ही साथ हम लोगों को बताया गया कि जिसे प्रबंधकों को निर्णय लेने में सुविधा हो, या साथ ही साथ सही निर्णय लिए जा सके, जिससे क्या होता है कि यदि आप सही मायनों में क्या करते हो, आर्थिक सूचनाएं प्रबंधकों को पहुंचाते हो, तो उन प्रबंधकों को क्या होता है, आपके व्यवसाय के लिए सही निर्णय लेने में, या फिर मैं कहूं बच्चों क्या किया जाता है भैया, जिससे प्रबंधकों को निर्णय लेने में सुविधा हो और साथ ही साथ सही निर्णय लिए जा सके, ये सुविधा आपके प्रबंधकों को मिल जाती है लेखांकन के इस सूचना के माध्यम से बच्चों, है ना। और कहा गया बच्चों कि भैया इसके लिए वैकल्पिक उपाय भी लेखाकार उपलब्ध करवाता है। लेखाकार जो कौन होता है, आपके लेखाकार का तात्पर्य है बच्चों HR डिपार्टमेंट से में जो हाईएस्ट पोस्ट पर पदस्थ व्यक्ति हैं, है ना, जिसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेखाकार कहते हैं, या जिसी को बच्चों हम लोग कहते हैं CA। उन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है भैया, प्रबंधकों के लिए एक वैकल्पिक उपाय भी उपलब्ध करवाए जाते हैं बच्चों, है ना। और साथ ही साथ कौन कौन सी चीजें बताई गई सर, आपके व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षकारों को सूचनाएं देना। किनको सूचनाएं देना, आपके व्यवसाय में बच्चों जितने भी आपके व्यवसाय का हित रखने वाले पक्षकार होते हैं उनको भी सूचनाएं प्रदान करने का कार्य जो होता है वो किसका होता है, तो लेखांकन का ही होता है बच्चों। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है बच्चों कि लेखांकन में हम लोगों के व्यवसाय में कौन कौन से वो पक्षकार होते हैं जो हम लोगों के व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षकार होते हैं। तो यहाँ पास आपके हो जाते हैं बच्चों, व्यवसाय का स्वामी हो जाता है। व्यवसाय का स्वामी का तात्पर्य क्या है, आपके व्यवसाय के मालिक से तात्पर्य है बच्चों, है ना। सपोज कीजिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि भैया आप क्या हो, एक व्यवसायी हो, है ना, आप एक व्यवसाय का संचालन करता हो, व्यवसाय का क्या कर रहे हो, संचालन सुचारू रूप से कर रहे हो। तो यदि आप व्यवसाय का संचालन करता हो, व्यवसाय के मालिक हो, तो उसी मालिक से यहाँ बताया गया भैया कि व्यवसाय का स्वामी जो हैं अपने व्यवसाय के हित में या अपने व्यवसाय का हित रखने वाले पहले पक्षकार होते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों को बताया जाता है बच्चों कि व्यवसाय का कर्मचारी वर्ग जो भी होता है वो भी व्यवसाय के हित में रखने वाले पक्षकार होते हैं। कर्मचारी वर्ग से तात्पर्य है बच्चों कि आपके व्यवसाय में कार्यरत जितने भी व्यक्ति हैं उन्हीं व्यक्तियों को हम लोग क्या कहते हैं, कर्मचारी वर्ग से संबोधित करते हैं बच्चों। और कौन कौन से वर्ग बताए गए सर, तो और बताए गए हैं बच्चों कि प्रबंधक, लेनदार और विनियोजक। प्रबंधक कौन होते हैं सर, प्रबंधक बहुत आ रहे हैं। प्रबंधक का तात्पर्य होता है बच्चों कि आपके व्यवसाय के मैनेजमेंट को संभालने वाला जो व्यक्ति होता है ना, प्रबंधित करने वाला व्यक्ति होते हैं, उन्हीं व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, व्यवसाय का प्रबंधक कहते हैं बच्चों। और यहां पर बताया गया लेनदार, तो लेनदार से तात्पर्य है बच्चों कि आपके व्यवसाय को ऋण देने वाला, आपके व्यवसाय को कर्जा देने वाले व्यक्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं, व्यवसाय का लेनदार कहते हैं। तो ये भी तो आपके व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षकार ही हैं बच्चों। और साथ ही साथ हम लोगों को बताया गया कि आपके विनियोजक जो भी हैं वो भी आपके व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षकार हैं। विनियोजक से तात्पर्य है बच्चों कि आपके व्यवसाय में अपना पैसा निवेश करने वाले व्यक्ति से,
है ना। सपोज कीजिए आप अपने व्यवसाय का संचालन कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपका व्यवसाय जो है वो बहुत ग्रोथ करने वाला है, तो मैं क्या कर रहा हूं, अपने पैसे आपके व्यवसाय में निवेश कर रहा हूं। तो यहां पास विनियोजक कौन हो जाएगा, मैं, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को ये चीजें भी समझ में आई होंगी। तो आइए और कौन से पॉइंट्स हैं जिनको व्यवसाय के उद्देश्य में शामिल किया गया है उसके बारे में जानते हैं बच्चों। और बताया गया है कि कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना। किसको पूरा करना, कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना भी आपके व्यवसाय में लेखांकन का उद्देश्य माना जाता है बच्चों, या लेखांकन का ही कार्य माना जाता है, जिसमें आप लोगों को बताया गया बच्चों कि लेखांकन का एक उद्देश्य यह भी है कि विभिन्न वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। किसकी पूर्ति करना होता है, विभिन्न प्रकार के वैधानिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनकी पूर्ति करने का जो उद्देश्य है बच्चों वो भी लेखांकन का ही माना जाता है। जिसमें आप लोगों को और बताई गई कि लेखांकन जो है वो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के लिए रिटर्न दाखिल करने का सबसे अच्छा आधार प्रस्तुत करने का कार्य करता है। कौन क्या करता है भैया, लेखांकन जो है बच्चों वो आपके व्यवसाय में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए रिटर्न दाखिल करने के लिए सबसे अच्छा आधार प्रस्तुत करने का कार्य करता है बच्चों, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आप लोगों को कि भैया लेखांकन के कौन कौन से उद्देश्य हैं ये बहुत ही सरल शब्दों में समझ में आ गई होंगी। तो अब चलते हैं कि लेखांकन के परिभाषाओं और अवलोकनों के आधार पर हम लोगों को लेखांकन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनको बताई गई हैं बच्चों। जो भी मैंने आप लोगों को अभी अभी उद्देश्य बताए हैं लेखांकन के, वो सभी मुख्य उद्देश्य हैं बच्चों, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। इन्हीं मुख्य उद्देश्यों को आप लोग अपने एग्जामिनेशन में लिख सकते हो जब आपको लेखांकन के उद्देश्य का प्रश्न पूछा जाए तो बच्चों, है ना। तो चलिए और चलते हैं लेखांकन की विशेषताओं के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा कि भैया लेखांकन के परिभाषाओं और अवलोकनों के आधार पर क्या किया गया है कि लेखांकन की विशेषताएं हम लोगों को बताई गई हैं। तो कौन कौन सी वो विशेषताएं हैं जिनको हम लोगों को बताई गई हैं, आइए चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं बच्चों। लेखांकन की विशेषताओं में हम लोगों को सर्वप्रथम जो पॉइंट बताए गए हैं उनमें शामिल है कि लेखांकन व्यावसायिक सौदों को लिखने और वर्गीकृत करने की कला है। बताए गए हैं बच्चों कि लेखांकन जो है आपके व्यवसाय में होने वाले जितने भी व्यावसायिक लेन देने होती हैं, सौदे होती हैं, व्यवहार होते हैं, या फिर कहें आपके व्यवसाय में होने वाली घटनाओं के बारे में बच्चों उनको लिखने और वर्गीकृत करने की एक कला बताई जाती है। किसको, तो लेखांकन को बताई जाती है बच्चों, है ना। और साथ ही साथ बच्चों हम लोगों को बताया जाता है कि ये जो लेन देन होते हैं वो पूर्ण या फिर आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति की होती हैं। किस प्रकृति की होती हैं, जो आपके व्यवसाय में लेन देन होते हैं वो आपके व्यवसाय में होने वाले जितने भी लेन देन होते हैं बच्चों वो पूर्ण रूप से या फिर कहें आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति की होती हैं। अर्थ यही है कि उसको हम लोग क्या करते हैं, पैसों से तुलना करते हैं, या जिस लेन देन को हम पैसों से करते हैं उन्हीं लेन देनों के बारे में यहां आप लोगों को बताया गया कि भैया जो भी लेन देन आपके व्यवसाय में होते हैं वो पूर्ण रूप से या फिर कहें आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति की होती हैं। और जिसको क्या कहा गया कि भैया सौदे मुद्रा के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। आपके व्यापार में होने वाले जितने भी व्यावसायिक लेन देने होती हैं, आपके व्यापार में जितने भी व्यावसायिक सौदे होते हैं, व्यवहार होते हैं, या फिर कहूं मैं बच्चों लेन देन घटनाएं होते हैं, उनको मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये भी आपके व्यवसाय में भैया लेखांकन की विशेषताएं बनती हैं, है ना। और क्या चीजें बताई गई सर, तो बताया गया बच्चों कि यह जो है सारांश लिखने, विश्लेषण करने और निर्वचन करने की कला है। आपके व्यवसाय में क्या करते हो भैया, जितने भी लेन देन करते हो, है ना, तो यहां पास बताया गया कि भैया लेखांकन जो है सारांश लिखने और विश्लेषण और निर्वचन करने की एक कला है बच्चों। किसकी कला है भैया, लेखांकन जो है सारांश लिखने, विश्लेषण और निर्वचन करने की कला हम लोगों को बताई जाती है बच्चों। और बताई गई है हम लोगों को कि विश्लेषण एवं निर्वचन की सूचनाएं उन व्यक्तियों को दी जानी चाहिए। किन व्यक्तियों को विश्लेषण और निर्वचन की सूचनाएं दी जानी चाहिए, जिन व्यक्तियों को उनके आधार पर निष्कर्ष या परिणाम निकालने होते हैं, उन्हीं व्यक्तियों को हम लोगों को क्या करनी चाहिए,
विश्लेषण और निर्वचन की सूचनाएं प्रदान करनी चाहिए बच्चों। सपोज कीजिए जैसे कि आपके व्यवसाय के प्रबंधक हो गए, वही आपके व्यवसाय से संबंधित जो निर्णय होते हैं, मैनेजमेंट से संबंधित उन निर्णयों को लेने का कार्य करते हैं, तो उन तक ये सूचनाएं प्रदान करना भी या उन तक सूचनाएं पहुंचाना भी लेखांकन का ही एक विशेषता माना जाता है बच्चों, है ना। तो आइए चलते हैं और आज के इस रोमांचक सफर के माध्यम से, आज के इस अंतिम कड़ी के माध्यम से मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं और बताता हूं कि लेखांकन कला है कि विज्ञान है, या फिर कहूं बच्चों लेखांकन कला अथवा विज्ञान है। बच्चों उससे पहले आप लोग समझ लीजिए कि लेखांकन में कला और विज्ञान से क्या तात्पर्य है। बच्चों कला किसको कहते हैं कि भैया आपके अंदर कोई ऐसी कौशल जो है ना, जिस कौशल की बात आप लोगों के अंदर कही जा रही है ना, जैसे कि आप लोगों के व्यवसाय का सीए हो गया एचआर डिपार्टमेंट में, लेखाकार जिसी को हम लोग बोलते हैं, उसके अंदर इतनी कला है बच्चों कि व्यवसाय से संबंधित जितने भी मैनेजमेंट का कार्य होता है उन्हीं को आता है, हम लोगों को नहीं आता है। तो वो भी एक प्रकार से कला हुआ, उसके अंदर की जो कौशल है वो बच्चों व्यवसाय के दृष्टिकोण से। विज्ञान से तात्पर्य क्या है सर? तो विज्ञान से तात्पर्य है बच्चों कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को या फिर व्यवस्थित ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लेखांकन का एक क्रमबद्ध ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? क्लास 11th के माध्यम से लेखांकन के इस विषय के माध्यम से बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं? इस विषय का क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान हम लोग अर्जित कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार से विज्ञान ही है बच्चों, है ना। तो आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कि लेखांकन कला है अथवा विज्ञान है बच्चों। बच्चों कहा जाता है कि लेखांकन में हिसाब किताब की पुस्तकें आवश्यकता के अनुरूप रखी जाती हैं। किसके अनुरूप रखी जाती हैं? लेखांकन में जो पुस्तकें होती हैं वो आवश्यकता के अनुरूप रखी जाती हैं। और साथ ही साथ बताया गया कि भैया तथा इन पुस्तकों में लेन देन को उचित रीति से प्रविष्ट किया जाता है। उचित रीति से प्रविष्ट किए जाने का तात्पर्य है बच्चों की उचित रीतियों और नियमों से लिखा जाता है ना। और बताया गया कि जिससे लिखी हुई लेखें जो हैं स्वच्छ व स्पष्ट होते हैं। इस प्रकार लेखांकन कला है जिससे आप क्या करते हो, जितने भी व्यापारिक लेन देने लिखते हो अपने रिकॉर्ड बुक में, वो रिकॉर्ड बुक में लिखी हुई जो लेन देने होती हैं बच्चों वो स्वच्छ व स्पष्ट होती हैं। इसीलिए यहां पास कहा गया कि लेखांकन कला है। क्या कहा गया? कि भैया लेखांकन कला है, इसीलिए आपको बताया गया। क्या बताया गया? फिर से सुन लीजिए कि लेखांकन में हिसाब किताब की पुस्तकें जो होती हैं वो किस रूप में रखी जाती हैं? आवश्यकता के अनुरूप रखी जाती हैं। और इन पुस्तकों में जो भी लेन देन होते हैं उन लेन देनों को बच्चों उचित रीति और नियमों के हिसाब से ही लिखा जाता है या प्रविष्ट किया जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि भैया लेखांकन में जितने भी व्यावसायिक लेन देन आप लिखते हो वो स्वच्छ व स्पष्ट होते हैं, जिसके कारणवश जो है लेखांकन एक कला है बताई जाती है बच्चों, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं लेखांकन को कला क्यों कहा जाता है आपको समझ में आ गया होगा कि उचित रीति से या उचित नियमों के आधार पर ही हम लोग क्या करते हैं? लेखांकन का कार्य करते हैं, जिससे आपके द्वारा लिखी गई जो भी व्यापारिक लेन देने होती हैं वो स्वच्छ व स्पष्ट होती हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है? लेखांकन एक कला है कहा गया बच्चों। आइए जानते हैं कि अब लेखांकन को विज्ञान क्यों कहा जाता है। बच्चों लेखांकन में वित्तीय व्यवहारों का लेखांकन एक निश्चित पुस्तकों व निश्चित नियमों पर आधारित होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विज्ञान से तात्पर्य क्या है कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। जैसे कि यहां पास अभी क्या बताया गया कि लेखांकन में वित्तीय व्यवहारों का लेखांकन निश्चित पुस्तकों व निश्चित नियमों पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? निश्चित नियम और निश्चित भैया आपके नियमों पर आधारित होता है और निश्चित पुस्तकों पर आधारित होता है। इसके फलतः परिणाम जो होते हैं आपके भैया विश्वसनीय होते हैं, अर्थात विश्वास करने योग्य होते हैं। इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि लेखांकन विज्ञान है। एक बार फिर से सुन लो, यहां पास आप लोगों को बताया गया बच्चों कि लेखांकन में जितने भी व्यापारिक लेन देने होती हैं उनका लेखा निश्चित नियमों और निश्चित पुस्तकों में ही लिखा जाता है और उन्हीं के आधार
आधार पर जो फलतः प्राप्त निष्कर्ष आपको मिलते हैं वो विश्वसनीय होते हैं, अर्थात विश्वास योग्य होते हैं। इसीलिए आपको बताया गया कि लेखांकन जो है वो एक प्रकार से विज्ञान ही है बच्चों। तो आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कि लेखांकन को विज्ञान और कला क्यों कहा जाता है। बच्चों यहां पर बताया गया कि अतः हम कह सकते हैं कि लेखांकन में व्यापारिक व्यवहारों का लेखा उचित रीति से किए जाने के कारण वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति संभव होती है। इसीलिए लेखांकन कला और विज्ञान दोनों है बच्चों, है ना। क्या कहा गया कि लेखांकन में भैया जितने भी व्यापारिक लेन देने होती हैं उनको उचित रीति और नियमों से लिखे जाने के कारण उनमें वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। अर्थात हम लोगों को भैया कुछ प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है, जिसके कारण हम लोग इसको कह सकते हैं कि लेखांकन कला और विज्ञान दोनों हैं। क्योंकि जहां कला अगर हम लोग बात कहते हैं बच्चों तो इसमें उचित रीति का प्रयोग किया गया, और साथ ही साथ विज्ञान की बात कही जाए तो यहां पास नियमों पर आधारित आप लोगों को बताया गया। तो इसीलिए जो लेखांकन आप लोगों के समकक्ष हैं वो लेखांकन जो है बच्चों भैया कला और विज्ञान दोनों है, ये कहा जा सकता है बच्चों, है ना। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को इस सेशन के माध्यम से, अकाउंटेंसी की हमारी इस जर्नी के माध्यम से, अकाउंटेंसी के कुछ टॉपिकों के माध्यम से फिर से आप लोगों को अकाउंटेंसी से परिचित होने का भैया सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो यहां पास आप लोगों को इन टॉपिकों के माध्यम से बच्चों अकाउंटेंसी से कुछ तो और भली भांति परिचित होने का मौका प्राप्त हो गया, या फिर आप लोग परिचित हो ही गए। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो के माध्यम से, या फिर कहूं अगले रोमांचक ऐसे ही सफर के माध्यम से, जिसमें मैं आप लोगों को फिर से लेकर के चलूंगा और बताऊंगा बच्चों कि अकाउंटेंसी की हमारी इस जर्नी में कौन कौन से और जो चीजें हैं जिसके बारे में हम लोगों को जानना परम आवश्यक हो जाता है। तो मिलते हैं बच्चों अगले रोमांचक सफर के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद।